अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर लेक्चर नंबर 4 जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स पढ़ी थी। इसमें हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उन्हीं पोस्टुलेट्स की बुनियाद पे हम प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं आज डिटेल में। क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले एवापोरेशन। एवापोरेशन अ प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस फेज। ठीक है, मतलब एक ऐसा अमल जिसके अंदर लिक्विड क्या हो जाए, आपका तब्दील हो जाए गैस के अंदर। किस तरह से? हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े गीले होते हैं, उन्हें हम डोरी पे डालते हैं तो वो सूख जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होती है? एवापोरेशन होती है, पानी जो है वो उड़ जाता है। किससे उड़ता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो काइनेटिक एनर्जी उसको सूरज से मिलती है। ठीक है, आपने देखा होगा सर्दियों में कपड़े देर से सूखते हैं और गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्योंकि गर्मियों में जो है वो हीट ज्यादा होती है सूरज की, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, तो वो एस्केप कर जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, सरफेस के ऊपर से जिस पे भी वो होते हैं। ठीक है, तो एवापोरेशन, सेकंड पॉइंट, एवापोरेशन इज अ फिजिकल एंड कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन एक फिजिकल और एक कूलिंग प्रोसेस है। अब पहले तो इस बात की बात करते हैं कि हाउ इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। अब एवापोरेशन क्या है? फिजिकल प्रोसेस, जैसे मैंने आपको कहा कि कपड़ों की सतह के ऊपर या हमारे जिस्म की सतह के ऊपर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा की वजह से या हीट की वजह से क्या करते हैं? एस्केप हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? फिजिकल प्रोसेस हुआ, जो फिजिकली होता है। ठीक है, टेम्परेचर हम पे लगा और जो पसीना था वो सारा खुश्क हो गया। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर कपड़े के ऊपर लगा, आपके जो कपड़े गीले थे उन पे जब टेम्परेचर लगा, सूरज की हीट लगी, तो इस वजह से क्या हुआ? आपके कपड़े सूख गए। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। और इसका नाम होता है, इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज अ सरफेस प्रोसेस। ये एक सरफेस का अमल है, सतही अमल है। मिसाल क्या है इसकी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारा एक बर्तन है जिसके अंदर जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब क्या होगा जब एवापोरेशन स्टार्ट होगी इस लिक्विड के अंदर, इस बर्तन के अंदर, इस पानी को जब अम्ल तबखीर होगा इसके अंदर, इसके जो वेपर्स बनेंगे तो इस तरह से बनेंगे, लेयर बाय लेयर बनेंगे। ठीक है, सूरज की रोशनी जो है वो पहली लेयर को उड़ाएगी और फिर जब पहली लेयर उड़ जाएगी तो फिर दूसरी लेयर और फिर तीसरी लेयर। तो एवापोरेशन के अंदर लेयर बाय लेयर जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो एस्केप करते हैं। ठीक है, एक साथ सारे मॉलिक्यूल एस्केप नहीं करते बल्कि लेयर बाय लेयर करते हैं। हम जब कपड़े सुखाते हैं तो एकदम हमारे कपड़े नहीं सूख जाते हैं, वो क्या होते हैं? आहिस्ता आहिस्ता सूखते हैं, पहले आधा हिस्सा, फिर आधा हिस्सा, फिर आधा हिस्सा। ठीक है, तो ये मामला होता है एवापोरेशन के अंदर। फिजिकल प्रोसेस इसलिए कहा गया इसको, सरफेस प्रोसेस भी इसी वजह से कहा गया। ठीक है, सेकंड है कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो कूलिंग प्रोसेस कैसे है? अब देखें, एक एग्जांपल समझाता हूं। हम क्या करते हैं, गर्मियों में जब पसीना आ रहा होता है हमें, तो जैसे हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो क्या होता है? अचानक सर्दी सी लगती है, ठंडक सी लगती है। या आप बात करें सर्दियों की, जब सर्दी में मुंह धोते हैं गर्म पानी से। ठीक है, तो जैसे ही मुंह धो के हटते हैं तो अचानक हमें जो है वो ठंडी हवा लगती है, अपने चेहरे के ऊपर सर्दी सी लगती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि एक कूलिंग प्रोसेस है, तो इसे समझाना भी इस तरीके से पड़ेगा कि देखें, जब हम अपना मुंह धोते हैं गर्म पानी से, तो गर्म पानी जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो हाई काइनेटिक एनर्जी में होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि जितना टेम्परेचर होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे चेहरे के ऊपर पानी के, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो जब उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो क्या करते हैं? वो एस्केप कर जाते हैं, वो अचानक उड़ जाते हैं। ठीक है, अब वो जो उड़ जाते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, तो जो नीचे मॉलिक्यूल रह जाते हैं उनका टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने कहा कि इसका सरफेस प्रोसेस, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल जब हीट लेके निकल जाएंगे तो नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? वो ठंडे पड़े होंगे। तो उनके ठंडे रहने की वजह से क्या होगा? उनके ठंडे रहने की वजह से ये होगा कि वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे बाहर से एनर्जी को। तो जब वो बाहर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी को, तो उस वक्त हमें क्या महसूस होगा? कि हमें सर्दी लग रही है, हमें ठंडक महसूस हो रही है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट है एवापोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों हमने पहले बात करी? क्योंकि जो है एनर्जी क्या कर रहे थे मॉलिक्यूल्स, जो ऊपर वाली लेयर उड़ जाती है पानी की, तो नीचे वाली लेयर की क्या हो जाती है? एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है, वो ठंडे हो जाते हैं, पानी ठंडा होता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। एवापोरेशन में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और फिर जब एब्जॉर्ब हो जाती है एनर्जी तो वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, फैक्टर्स क्या है एवापोरेशन के? सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, जितना बड़ा बर्तन होगा, उतनी ही जल्दी जो है पानी उसमें से एस्केप हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल आती है, एक सवाल आता है इस तरह से कि एक
मिसाल है कि एक बर्तन में पानी है, एक जग के अंदर पानी है और एक गिलास के अंदर पानी है, तो बताइए एवापोरेशन किसमें जो है वो जल्दी होगी? तो हमेशा याद रखिएगा जग के अंदर जो है एवापोरेशन जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जिस चीज का सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसमें एवापोरेशन भी जो है वो जल्दी हो जाती है। सेकंड है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एवापोरेशन उतनी जल्दी होगी। मिसाल के तौर पर सूरज के आगे हमने पानी उसको रख दिया किसी बर्तन को, उसमें से पानी एवापोरेट कराने के लिए, तो उसमें जो है वो थोड़ा देर से हो रहा है। लेकिन अगर हम उसी बर्तन को, उसी साइज के बर्तन को जो है वो चूल्हे पे रख देते हैं एवापोरेट करने के लिए पानी को, तो जो है चूल्हा जल्दी उसको एवापोरेट कर देगा सन की निस्बत। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, ये आईएफ का मतलब जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन। अब यहाँ पर क्या है, जितना आपका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला मॉलिक्यूल होगा उतनी ही कम उसमें एवापोरेशन होगी। जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसमें एवापोरेशन जो है वो कम होगी। मिसाल के तौर पे एक जगह पानी है और दूसरी जगह पे शहद है। ठीक है, शहद जो है वो एवापोरेट देर से होता है क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे मैंने पिछली क्लास में समझाया आपको उसमें केमिस्ट्री में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है शहद के अंदर वो बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, वो विस्कस है, वो गाढ़ा है, तो उसके अंदर एवापोरेशन जो है वो देर से होगी। लेकिन पानी के अंदर एवापोरेशन बहुत जल्दी होगी क्योंकि वो गाढ़ा नहीं है। ठीक है, उसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ठीक है, एवापोरेशन हो गया। अच्छा, सेकंड है वेपर प्रेशर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद प्योर लिक्विड एट पर्टिकुलर टेंपरेचर। अच्छा, जो फोर्स जो है वेपर्स लगाते हैं लिड के ऊपर, मिसाल क्या है, पहले मैं एग्जांपल समझा देता हूं डायग्राम से ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अभी हमने एवापोरेशन पढ़ा, सही है, हमने कहा कि अब एवापोरेशन जिस बीकर के अंदर हम करवा रहे थे, हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, हमने उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, लिड लगा दी। तो अब क्या होगा, अब जो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, जब इनको एनर्जी मिलेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं गैस के, वो एस्केप करते हैं इसमें बर्तन से। ठीक है, तो जब एस्केप कर रहे होंगे बर्तन से, तो जो ऊपर ढक्कन पाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उनको निकलने की जगह चाहिए। हमने पढ़ा था गैस के अंदर कि भाई गैस को भागने की उसको बस जल्दी होती है कि हीट मिले और बाहर जाए, तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। जब ऊपर से दरवाजा बंद पाएगा, ढक्कन बंद पाएगा, तो जो है प्रेशर लगाएगा। ठीक है, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर्स का प्रेशर जो वो एक्सर्ट करते हैं लिड ऑन द ऑफ द बीकर। सो अच्छा, कब किस तरह लगाते हैं ये फोर्स, जब इनको हीट मिलती है, जब हम जो है चूल्हा जलाते हैं किसी बर्तन के नीचे और उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, तो आप देखते हैं उसके ढक्कन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं, वो इस इक्वेशन के जरिए बनते हैं। लिक्विड क्या करता है, लिक्विड को जब हम हीट देते हैं तो उसमें क्या होती है, वेपोराइजेशन होती है, वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, वही वेपर्स जब वो बाहर नहीं निकल पाते और वो ढक्कन पे जाके लगते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करके उसको चिपक जाते हैं। ठीक है, और जब वो चिपक जाते हैं तो उसमें अमल होता है कंडेंसेशन का, उसमें फिर जो है कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो लिक्विड बन जाए। ठीक है, क्योंकि हमने एवापोरेट कर दिया, पहले लिक्विड को गैस बनाया और फिर उसी गैस को हमने लिक्विड कर दिया, कैसे, इक्विलिब्रियम पे लेके आके। इक्विलिब्रियम पे कैसे आए वो, इक्विलिब्रियम पे इस तरह से आए, वो बेचारे लिक्विड में थे, उन्हें हीट दी पहले। ठीक है, मॉलिक्यूल को हमने हीट दी और वो जो है गैस बन के बाहर जाने लगे, तो जब गैस बन के बाहर जाने लगे हमने ऊपर से उनका रास्ता रोक दिया, और जब उनका रास्ता रोका तो ऊपर जाकर रुक गए, और जब ऊपर जाकर रुके तो वापस जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े और वो दोबारा लिक्विड बन गए। इस अमल को जो है कंडेंसेशन कहा जाता है। वेपर प्रेशर टेक्स प्लेस इन क्लोज सिस्टम। ठीक है जी, यही पॉइंट जो हम पहले बात कर रहे थे लिड की, कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में हो सकता है, मतलब बंद बीकर के अंदर हो सकता है, खुले में तो होगा ही नहीं, खुले में तो भाग जाएंगे मॉलिक्यूल्स बाहर, तो ये जो है वो बंद बीकर्स में होगा, क्लोज सिस्टम में होगा। अच्छा, फैक्टर्स क्या हैं इसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज्यादा होगी जब वेपर प्रेशर कम होगा। किस तरह से, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगी तो एवापोरेशन उसमें कम होगी, तो जब उसमें एवापोरेशन कम होगी तो उसमें वेपर प्रेशर भी कम होगा। इस तरह हमने वहां पर बात की थी एवापोरेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर। भाई जितना टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, जितने ज्यादा हम टेम्परेचर रखेंगे उतनी एवापोरेशन होगी, और जितना एवापोरेशन होगी उतने ही वेपर प्रेशर होगा, अगर उस पे आपके बीकर बर्तन के ऊपर लिड लेके ढक्कन लगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना कम जो है वेपर प्रेशर होगा, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना जो है वो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। इसकी मिसाल ये है कि एक जगह पर हमने जो है इथाइल अल्कोहल को वेपराइज करवाया है और एक जगह पर हमने जो है वो
हेक्सेन को वेपराइज करवाया है। अब हेक्सेन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज्यादा है किससे, इथाइल अल्कोहल से। तो इथाइल अल्कोहल जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और जो हेक्सेन होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा बिकॉज ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इस साइज ऑफ मॉलिक्यूल को आप मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसमें वेपर प्रेशर कम होगा और जिसमें मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि उसमें एवापोरेशन भी जल्दी होगी और जल्दी से मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे। द लास्ट पॉइंट इज दैट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, जो हमने वहां पर पढ़ा, बिकम्स इक्वल, जो वो बराबर हो जाएगा इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बाहर के प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो सी लेवल के ऊपर एक हवा की जो लेयर है जिसका प्रेशर हम पे लग रहा है। जैसे हम एटमॉस्फेयर में जैसे मौजूद हैं हम यहाँ पर, तो एक हवा की लेयर है हमारे पास। वो हवा की लेयर क्या करती है, हम पे प्रेशर एक्सर्ट करती है 760 टॉर। ठीक है, प्रेशर के चंद यूनिट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रेशर की यूनिट जो है पहला है टॉर, दूसरा है mm ऑफ Hg, हमने पहले भी इसको पढ़ा था। ठीक है, तीसरा है ATM, ये हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 760 टॉर हो या 760 mm ऑफ Hg हो या 1 ATM हो, ये प्रेशर जो है हवा का हम पे लगता रहता है। ठीक है, एक हवा का जो है लेयर होती है, ये प्रेशर हम पे लगता ही रहता है सी लेवल के ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं ये लेयर पतली होती जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। इसको हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे आगे। तो जो वेपर प्रेशर हमारे कंटेनर के अंदर मौजूद है उनका जो प्रेशर जो है बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, हवा के प्रेशर के बाहर के। तो क्या हो जाएगा, अब पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो किस तरह से होगा, पानी का जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग जो है एक ऐसा अमल है जो फिजिकल नहीं है और एक सरफेस प्रोसेस नहीं है। ठीक है, हमने एवापोरेशन की बात की थी, एवापोरेशन इज अ फिजिकल एंड सरफेस प्रोसेस। बॉइलिंग पॉइंट जो है एक सरफेस प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है, जब बॉइलिंग होती है ना तो पूरे ही बर्तन के अंदर जो है उबाल आता है, पूरे ही बर्तन के अंदर क्या होते हैं, बुलबुले बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि लेयर बाय लेयर हो, नहीं, पूरे बर्तन के अंदर जो पानी है सबके अंदर जो है खोल आएगा। आप देखते हैं जब पानी उबलता है पूरे ही मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे उछल रहे होते हैं पानी के बर्तन के अंदर जब बॉईल हो रहा है पानी। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट की एक और खास बात है बॉइलिंग की, कि बॉइलिंग जो है ना वो एग्जैक्ट टेम्परेचर पे होती है, एग्जैक्ट टेम्परेचर। ठीक है, एवापोरेशन में कोई एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं होता, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एवापोरेशन होती रहेगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं है। बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि एक टेम्परेचर पे खोलना और उसके आगे जो है फिर ज्यादा बॉइल ना कर सके। मिसाल क्या है, पानी की, पानी जो है वो 100 सेल्सियस पे 100 सेंटीग्रेड पे जो है उबलता है, उसके उससे ज्यादा आप उसको उबाल नहीं सकते। हाँ, वो सी लेवल पे। ठीक है, जब प्रेशर जो है वो 760 टॉर होगा, 1 ATM होगा, तब जो है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 सेल्सियस होगा और इसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप उससे बोलेंगे पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप जो है वहां कंफ्यूज हो जाएं कि भाई अब बताएं तो सही कौन सी लेवल पे, सी लेवल पे या हाई लेवल पे, क्योंकि सी लेवल पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अगर हाई लेवल पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, माउंटेनियस इलाकों पे जाते हैं, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है चीजों का। तो खैर अब मामला यहाँ पर आ गया कि किस तरह से होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से बराबर होगा वेपर प्रेशर के। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको यहाँ से। अब देखें, यहाँ पर हम सी लेवल पे मौजूद हैं और पानी को उबाल रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पानी को क्या कर रहे हैं, उबाल लिया, बल्कि इसमें क्या करवा रहे हैं, एवापोरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने इसमें एवापोरेशन कराया, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं क्या हो रहे हैं, एवापोरेट हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। सही है, अभी जो हो रहा है हमारा जो है पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं वो फर्स्ट से हमने कहा 20 सेल्सियस पे उड़ रहे हैं। तो 20 सेल्सियस पे उस पे जो हवा का दबाव लग रहा था वो था 100 टॉर। सही है, जो हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर था, जो मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं इनका जो प्रेशर था 20 सेल्सियस पे कितना था, 100 टॉर था। तो यहाँ पर पानी उबल नहीं रहा था, बॉइलिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, हमने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया, 75 सेल्सियस कर दिया। तो जब हमने टेम्परेचर 75 सेल्सियस किया तो प्रेशर भी जो है वो वेपर का क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, टेम्परेचर का जो ताल्लुक है वेपर से, वेपर प्रेशर से हमने यहाँ पर पढ़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर करेंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ देखिए हमने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया है तो वेपर प्रेशर जो है वो 600 टॉर हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी पानी उबलेगा नहीं। क्यों नहीं उबलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है वेपर प्रेशर को बराबर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तभी जो है पानी उबल सकता है, तभी कोई लिक्विड उबल सकता है, वरना लिक्विड उबलेगा नहीं, उसमें एवापोरेशन होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जो है पानी को 100 सेल्सियस पे रखा।
तो उसका जो वेपर्स का जो प्रेशर हुआ ना वो 760 टॉर हो गया। तो जैसे ही 760 टॉर टेम्परेचर हमारा प्रेशर पहुंच गया 100 सेल्सियस के ऊपर, तो हमारा पानी क्या करना शुरू कर देगा, वो ऊपर से नीचे तक यहां से वो यहां तक क्या होना शुरू कर, खोलना शुरू कर देगा, पानी के मॉलिक्यूल्स उछलना शुरू कर देंगे, बबल बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब उसमें बबल बनना शुरू हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि इट इज बॉइलिंग नाउ, ये बॉइल हो रहा है। और वो बॉइल कैसे हो रहा है, वो बॉइल ऐसे हो रहा है, इसका जो टेम्परेचर है 100 सेल्सियस उसने उसके वेपर प्रेशर को कहां तक पहुंचा दिया, 760 टॉर तक पहुंचा दिया, तभी बॉइल हो रहा है। और हर चीज, हर लिक्विड इस तरह बॉइल होगा कि जब उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होता उसका वेपर प्रेशर, तो इसका मतलब बॉइल नहीं होगा, उसमें इवेपोरेशन चलती रहेगी। ठीक है, अच्छा, जिसमें मैंने यहाँ पर लिखी है लाइन, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू इंटरनल वेपर प्रेशर। कि जब तक ये कंडीशन नहीं होगी आपके पास, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर बराबर नहीं होगा इंटरनल वेपर प्रेशर के, तब तक बॉइल नहीं होती कोई चीज। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब सी लेवल से ऊपर जाते रहेंगे तो हवा की लेयर हमने कहा था कि जो है वो कम होती जाएगी, तो वो कम होती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक एग्जैक्ट टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, हर लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर लिक्विड का उसका एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, उससे ज्यादा पे वो उबल नहीं सकता। पानी को 100 सेल्सियस तक आप उबाल सकते हैं, उसके बाद वो उबलेगा नहीं। ठीक है, इसी तरह तेल को आप उसके जैसे वो नेफ्थलीन की मिसाल देते हैं हम, कि वो नेफ्थलीन जो है वो 80 सेल्सियस तक क्या होती है, 80 सेंटीग्रेड तक पिघल सकती है, उसके बाद वो पिघलेगी नहीं जब बॉइल नहीं होगी। ठीक है, तो ये मामला होता है इनका। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होगा, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, उतनी ही देर लगेगी उसको बॉइल होने में, उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। मिसाल के तौर पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, शेर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों भाई, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसलिए कम है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, वो विस्कस नहीं, उसे आप बॉइल करने बैठते हैं तो क्या होता है, वो बॉइल होता है 100 सेल्सियस पहुंचता है तो वो वेपर बनना शुरू हो जाता है, सोना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब शहद जो है वो गाढ़ा है, शहद गाढ़ा होने की वजह से क्या होगा, अब उसको टेम्परेचर तो देंगे लेकिन उसके टेम्परेचर में क्या पहुंच रहा होगा उसको, वो पहले तो पतला होगा टेम्परेचर से, उसके बाद फिर उड़ेगा, वो पता नहीं कब उड़े। तो इसलिए जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तीन हमने पढ़े। अब आगे हम पढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी और मेल्टिंग उसके बारे में, आपके मोबिलिटी के बारे में। ठीक है, ओके, फिर अब फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ते हैं। तो द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। मतलब क्या, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो जाए उसी लिक्विड के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के, तो उसे हम कहते हैं इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझा जाए तो हमने कहा ये बीकर है, इसके अंदर जो वेपर्स हैं, इसके अंदर जो आपका लिक्विड है उसका जो प्रेशर है वो है 760 टॉर, और अब मैंने इसे क्या कर दिया, जमाने के लिए रख दिया। तो जैसे मैंने इसको जमाने के लिए रखा तो अब इसका क्या होगा, जैसे स्टार्ट हुआ जमना है तो जीरो से होगा, जीरो प्रेशर से होगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स करीब आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो क्या होता जाएगा, उन पे प्रेशर लगेगा, जब टेम्परेचर गिरेगा तो उन पे प्रेशर लगेगा, और जब प्रेशर बराबर हो जाएगा 760 टॉर के, मतलब उसी लिक्विड के वेपर प्रेशर के, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो लिक्विड है वो जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले इस पे जीरो प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है दूर दूर होंगे, लेकिन जब टेम्परेचर कम होना शुरू होगा तो मॉलिक्यूल्स करीब आना शुरू होंगे, वो जमना शुरू होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होना शुरू होगी। तो जब वो करीब आ जाएंगे, जब उनका वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा लिक्विड के वेपर प्रेशर के, तो हम कहेंगे इट इज फ्रीजिंग नाउ। ठीक है जी, ओके। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी हमारे मॉलिक्यूल के पास, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी हमारे मॉलिक्यूल के पास, उतना ही ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जितने ज्यादा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना ही ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड्स के, देखिए बेंजीन के अंदर जो है वो बहुत कम, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही नहीं, तो इसलिए उसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 5.12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इथाइल अल्कोहल के अंदर जो है वो आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो उसमें क्या है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -114 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर के अंदर एक ही होता है, तो जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 सेल्सियस। ठीक है, 0 पे जमना शुरू हो जाता है, 0 के बाद सारे। एसिटिक एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 16.6 सेल्सियस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी होंगी, ज्यादा होंगी, उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट मॉलिक्यूल्स का होगा। सेकंड है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ वेसल। स्प्रेड होना, फैलना,
लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेसल से निकल के, ठीक है, या वेसल के अंदर क्या करते हैं हम, जब इंक डालते हैं आप पानी के अंदर तो क्या होती है, डिफ्यूज होती है, ठीक है, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है, बड़ी जगह से जो है वो छोटी जगह में दाखिल होती है, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर भी बनाती है, तो उसमें हम कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ वेसल, ठीक है। So the liquids diffuse less rapidly than gases due to strong intermolecular forces. Liquids के अंदर जो intermolecular forces होती है बच्चों वो ज्यादा होती हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ा करीब होते हैं, तो जब वो intermolecular forces ज्यादा होती हैं इनके अंदर तो ये जो है वो देर से डिफ्यूज होते हैं, लेस डिफ्यूज होती हैं, इनकी जो स्पीड होती है डिफ्यूजन की वो कम होती है। गैसेस फौरन डिफ्यूज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, हल हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो लिक्विड्स हैं वो देर से डिफ्यूज होते हैं, वो देर से हल होते हैं, क्योंकि एक जो मिसाल के तौर पे इंक जब पानी के अंदर जाएगी, मैंने एक सेपरेट इसकी एक वीडियो भी है शॉर्ट में, वो मैंने जो है वो अपलोड की थी, आपने देखा होगा शायद, इसके अंदर लेड आयोडाइड हमने पानी के अंदर मिक्स किया है, तो आप देखते हैं किस तरह से लेड आयोडाइड जो है पानी के अंदर मिक्स हो रहा है, इस तरह हल हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखें पानी का अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, पानी की अपनी रेजिस्टेंस है, और लेड आयोडाइड जब इसके अंदर जाएगा तो वो फौरन हल नहीं हो जाएगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स पानी के अंदर है तो वो उसको रोकेंगी, ठीक है, तो रुकेगा फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिफ्यूज होगा। इस तरह आप इंक देखते हैं पानी के अंदर किस तरह हल होती है, इंक का एक कतरा डालें पानी के अंदर वो किस तरह डिफ्यूज होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको शेक करते हैं उसमें एनर्जी पैदा करते हैं तो फौरन हो जाता है। तो ये मामला फिर बाद में बात करते हैं, क्योंकि इसका फैक्टर भी है, ये बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम कि हमने क्या किया, एक इंक का ड्रॉप डाला पानी के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता रिफ्यूज होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पानी का जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो नहीं चाहता कि अंदर कोई चीज आए, लेकिन जो जाहिर सी बात है हमने इसके अंदर डाली है तो मिक्स होगा, वो उसमें मिक्स हो जाता है। सो फैक्टर्स क्या हैं इसके, पहले तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिफ्यूजन, जैसे हम बात कर रहे थे कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी मॉलिक्यूल की उतना ही कम डिफ्यूजन होगी, ठीक है, शहद के अंदर पानी डालें नहीं मिक्स हो रहा, ऑयल के अंदर पानी डालें नहीं मिक्स हो रहा, ठीक है, इसी तरह से इंक डालने पानी के अंदर देर से डिफ्यूज होगी, क्यों भाई, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है इसके अंदर, तेल में डाल दे फौरन डिफ्यूज हो जाएगा, पानी में डाल दे फौरन डिफ्यूज हो जाएगा, ये वही नेचर की बात होगी, ये पोलर और नॉन पोलर वाली, लेकिन डिफ्यूजन की मिसाल भी इसके अंदर ही आती है। सेकंड है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज होगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूलर मास होगा मॉलिक्यूल का, उतनी ज्यादा डिफ्यूजन इसके अंदर होगी, ठीक है, किस तरह से, एक है पानी और एक इथाइल अल्कोहल, पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम है तो उसमें डिफ्यूजन कम होगी, लेकिन इथाइल अल्कोहल जो है उसके अंदर ज्यादा होगी क्योंकि उसका मास ज्यादा है, ठीक है, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्यूजन से। तीसरा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्यूजन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा काम करता है, जैसे चीनी है, नमक है, इनका शेप क्या होता है, क्यूबिक होते हैं, थोड़े से ये क्यूबिक के एक क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, इनका जो सरफेस होता है वो स्किनी होता है, चिकना होता है, तो पानी के अंदर जैसे जाते हैं ना तो फौरन जो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, इसी के हिसाब से अगर हम दूसरी चीज लेते हैं, ऑयल ले लें आप, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ऑयल भी मॉलिक्यूल है ना, वो नहीं जाएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो थिक ही है, विस्कस है, तो कभी भी नहीं डिसॉल्व होगा उसके अंदर, जाएगा नहीं, बहेगा नहीं, ठीक है, मट्टी है, मट्टी भी इस तरह नहीं जाएगी, डिफ्यूज देर से होगी, लेकिन जो अपने नमक और चीनी है, फिर एक आप डालें बॉक्स के अंदर, चीनी का एक ट्यूब डालें पानी के अंदर, फौरन नीचे जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, फौरन फैल जाएगा पानी के अंदर, लेकिन मट्टी नहीं फैलती क्योंकि उसका जो सरफेस है वो शेप जो है वो इरेगुलर है, तो इरेगुलर का जो है वो डिफ्यूजन कम होगी, रेगुलर के अंदर डिफ्यूजन ज्यादा होगी, सही है। थर्ड लास्ट है टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्यूजन, जितना ज्यादा टेंपरेचर रखेंगे उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी, मैंने मिसाल दी थी, पहले भी बात कर रहे थे हम इंक की, इंक जो है आपकी अगर आप वैसे ही पानी के अंदर मिला देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मिलती है, वो आहिस्ता से जा रही होती है, वीडियो बड़ी अमेजिंग समझ रही होती है, हमने एक अपलोड की थी एक शॉर्ट, इस पे वो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो देखिएगा। तो टेंपरेचर ज्यादा कर देंगे तो फौरन हल हो जाएगा, टेंपरेचर कम रखेंगे तो कम डिफ्यूज होगा, रेजन डिफ्यूज होगा, तो ये ताल्लुक उसका है, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी, डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना मास है और वो कितने जो है वो वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है, डाला जा रहा है। लिक्विड आर डेंसर देन गैसेस ड्यू टू लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, लिक्विड जो डेंसिटी कहते हैं किसी चीज की वेट को, उसकी गाढ़ेपन को, वजनीपन को, भारीपन को, ठीक है, तो इसमें मामला क्या है, गैस लिक्विड जो है वो ज्यादा डेंसर होते हैं, वो हेवी होते हैं, क्यों हेवी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो, यहाँ पर मैंने मेंशन किया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम होती है, मॉलिक्यूल्स जो है वो करीब होते हैं, मैंने बात की ना लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, सॉरी गैसेस के अंदर, लेकिन लिक्विड के अंदर कम है, मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लस्टर में होते हैं, वो डब्बों में होते हैं, करीब करीब होते हैं, ठीक है, गुच्छों की सूरत में होते हैं, तो जब कोई चीज करीब करीब होती है तो उसका वजन ज्यादा होता है, तो डेंसिटी क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि करीब करीब है मॉलिक्यूल्स, जब मॉलिक्यूल्स करीब है तो डेंसिटी ज्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मामला, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके डेंसिटी के साथ। डेंसिटी का फार्मूला हमने रखा है यहाँ पर, d = m/v, ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये मास होता है आपका ग्राम में,
और वॉल्यूम आपका होता है डीएम क्यूब में, तो उसका यूनिट भी इस तरह बन जाता है ग्राम पर डीएम क्यूब, ठीक है। फैक्टर्स क्या है इसके? फैक्टर्स है टेंपरेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितना ज्यादा टेंपरेचर करो तो उतनी कम डेंसिटी हो जाएगी, उतना कम भारी बन जाएगा मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूल्स पतले हो जाएंगे। शहद की मिसाल ले लें, शहद भारी है ना, डेंसर है ना, लेकिन क्या कर दो, उसे चूल्हे पर रख दो, पतला हो जाएगा, ठीक है। पानी को चूल्हे पर रखो तो उड़ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में आ जाती है ना, उतने दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। जितनी कम काइनेटिक एनर्जी होती है उतने करीब करीब होते हैं। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी टेंपरेचर की वजह से बढ़ा दोगे तो डेंसिटी जो है वो घट जाएगी। मॉलिक्यूल जो है, जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा तो उसके अंदर डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतने ज्यादा डेंसिटी होगी, मतलब जितना करीब करीब मॉलिक्यूल्स को लेके आएंगे प्रेशर के जरिए उतने ज्यादा डेंसिटी होती जाएगी, उतना ही ज्यादा हेवी होता जाएगा लिक्विड आपका, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट है मोबिलिटी। द मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। किसी भी चीज की ये ताकत, ये काबिलियत कि वो आराम से घूम सके, फ्रीली मूव कर सके, इधर से उधर जा सके, जिस तरह बेसिक में पढ़ा था हमने, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन, इसी वजह से, ये रीजन की वजह से लिक्विड्स फ्लो एंड टेक शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड जो बह सकते हैं, इसी वजह से, मोबिलिटी की वजह से लिक्विड जो है यहाँ डाल दो पानी में भी सारे बह जाएंगे कपड़े के अंदर, ठीक है। किस वजह से? मोबिलिटी की वजह से मॉलिक्यूल्स हैं वो घूम सकते हैं, जा सकते हैं, बह सकते हैं आराम से, ठीक है जी। और किसी भी शेप, किसी भी कंटेनर का शेप भी ले सकते हैं। जिस बर्तन में डालो पानी को, उसी बर्तन का वो शेप ले लेगा आराम से, क्योंकि वो मोबाइल नेचर में मॉलिक्यूल्स जो है घूम रहे, फिर रहे, सही है। फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर हैं। टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। जितना ज्यादा टेंपरेचर करूंगा उतनी ज्यादा मोबिलिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी टेंपरेचर की वजह से, और मॉलिक्यूल भागना शुरू कर देंगे इधर से उधर, सही है। एवापोरेशन हो जाएगी ना पानी के अंदर। पानी को मैं रख देता हूँ मोबाइल उस पे, आपके चूल्हे पे रख देता हूँ, तो पानी क्या होगा, उसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब पड़ा वेपराइजेशन, तो जब वेपराइजेशन होगी उसके अंदर तो मॉलिक्यूल गैस बन जाएंगे। गैस की मोबिलिटी ज्यादा है, तो जब गैस की मोबिलिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे, हाथ में ही नहीं आएंगे वापस, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतनी कम मोबिलिटी होगी। शहद को मैं डालूं, यहाँ पर मैं जो है ना शहद को कमरे के अंदर जो करूँ फेंकूं और एक जगह पानी को फेंक दूं, पानी को दीवार को छू जाएगा, शहद जो है वो पहुंच ही रहा होगा अभी, बल्कि शहद पर पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि शहद गाढ़ा है। तेल को एक जगह फेंकते हैं या पानी को फेंकते हैं, तेल जो है पहुंचे वो स्नान कर रहा होगा आगे जाके, लेकिन पानी जो है वो दीवार पे वापस आने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसे ही है ना, ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पानी में कम है, शहद में ज्यादा है। शहद गाढ़ा है, पानी जो है वो गाढ़ा नहीं है। इसी तरह शहद जो है, इसी तरह ऑयल जो है वो गाढ़ा है, पानी गाढ़ा नहीं है। पानी और शहद की मिसाल भी यही है, और पानी और तेल की मिसाल भी यही है। तो पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो मोबिलिटी ज्यादा, ठीक है। और तेल में और शहद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो जिसमें मोबिलिटी कम है। तो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। एक लेंथी लेक्चर था जिसमें लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। अगर आज आपने पढ़ लिया इस टॉपिक को 9th क्लास के अंदर अच्छी तरीके से समझ लिया, तो फर्स्ट ईयर में भी आपको इसे क्लियर कर देगा, ठीक है। इसी तरह से और दूसरे टेस्ट के अंदर भी ये आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है टॉपिक, क्योंकि इससे अक्सर एमसीक्यूज जो है वो निकलते हैं, और बहुत ज्यादा एक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।